और आजमगढ़ से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जब आपके नाम का ऐलान किया गया तब भी आपने हमसे बातचीत की, चुनाव प्रचार समाप्त हुआ तब भी आपने हमसे बातचीत की, वोटिंग हुई तब भी आपने हमसे बातचीत की और हर बार आप यही कहते रहे कि आप हर हाल में चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब जबकि आज रिजल्ट आ गया है, आपने चुनाव में जीत दर्ज की है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब ये बताइए कि आगे आपके सामने चुनौतियां क्या हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। और पहले भी आपसे बात हुई थी तो मैंने कहा था और इसीलिए कहा था कि यहाँ कमल खिलेगा, क्योंकि हमारे पूजनीय देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज जी के जो कार्य है, जिसके वजह से आज हमारा गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग जो प्रभावित होता है और वो जो लाभ उन तक पहुंचता है, कहीं न कहीं उनकी आवाज थी। जो मैं आपके साथ में जब बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि यहाँ कमल खिलेगा। तो ये आजमगढ़ के लोग भी चाहते थे कि हमारा भी प्रतिनिधि सत्ता में हो, हमारा भी प्रतिनिधि जो हो वो डबल इंजन की सरकार का हो, ताकि हर जगह विकास हो रहा है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पर आजमगढ़ में नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये आजमगढ़ की उम्मीद की जीत है, आजमगढ़ के विश्वास की जीत है और आजमगढ़ के जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे संगठन के नेता थे, सभी लोगों के रात दिन के अथक प्रयास और मेहनत की जीत हुई है। और पूजनीय महाराज जी के बुलडोजर की भी जीत हुई है, क्योंकि हमारे आजमगढ़ के भी लोग गुंडे, बदमाश, दबंग ऐसे लोगों को नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ शांतिपूर्ण जीवन हो, विकास हो, और इसके लिए ही यहाँ कमल खिला है। देखिए, हार जीत का अंतर तकरीबन 8,000 के आसपास वोट का है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जीत बहुत बड़ी है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको उम्मीद थी कि आपको और ज्यादा वोट मिलेंगे, हार जीत का अंतर और ज्यादा बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं भी जानता था त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछली बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे थे, नहीं तो वो पिछली बार ही हार गए होते। लेकिन इस बार ये अच्छा था कि बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी, हम लोग अलग थे। तो ऐसे में हमारे साथ प्लस ये था कि हमारे मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्य, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंची थी, उसका लाभ मिला हम लोगों को। और जनता ने कहा कि जो हमको राशन दे रहा है, जो हमको घर दिया है, जिसने हमें छत दिया है, हम उनके साथ जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे। तो ये हमारे साथ प्लस था और हम ये जानते थे कि मुकाबला बराबरी का है, पर थोड़ी सी ही ज्यादा बढ़त हम लोगों के साथ होगी, क्योंकि वो लोग मेरे साथ हैं जिन तक ये योजनाएं पहुंची है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वरना आप पिछली बार ही जीत जाते। लेकिन समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ी है। पर्दे के पीछे से बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी। धर्मेंद्र यादव ने भी यही बात कही है। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र यादव जी को कहिए कि उसको सही करें, उसको सुधार करें, कि उनको ये कहना चाहिए कि अगर 19 में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग बीएसपी से गठबंधन करके नहीं लड़ते तो पिछली बार ही हार जाते। उनको ये कहना चाहिए। वो गलत बात कर रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ है। इस बार तो पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, हर प्रत्याशी अपनी लड़ाई लड़ेगा। जितनी मेहनत करनी थी मुझे, अपनी मेहनत मैंने किया, अपनी बात मैंने रखा। जितना गुड्डू जमाली जी को मेहनत करना था उन्होंने अपनी बात रखी, धर्मेंद्र भैया को जितना मेहनत करना था उन्होंने अपनी बात रखी। तो हम तीनों लोग अपनी अपनी बात लेके जा रहे थे। पर कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए हुई है, इसको धर्मेंद्र यादव जी भी स्वीकार कर लें, इसको अखिलेश यादव जी भी स्वीकार कर लें कि आप लोगों ने आजमगढ़ में कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी जीत के गए, 3 साल कुछ नहीं किए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती है। क्योंकि आप कुछ करते तो फिर आपको आशीर्वाद मिलता, क्योंकि ये आपका गढ़ था। लेकिन अब ये बीजेपी का गढ़ बन गया, अब ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नामांकन के लिए प्रत्याशियों को जाने नहीं दिया जाता है, वोटर्स वोट देने के लिए जाना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। प्रशासन और शासन ने मिलकर लोकतंत्र का चीरहरण किया है, ये कह रहे हैं वो। नहीं, चीरहरण करने से रोका गया है।
जो अखिलेश यादव जी के जो गुंडे हैं वो जो तांडव मचाते थे बूथ के ऊपर वो नहीं मचा पाए, जो फर्जी वोटिंग करते थे वो नहीं कर पाए, तो इनको बुरा लग रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? आप भाई शांतिपूर्ण ढंग से, मुझे नहीं लगता है कि पूरे आजमगढ़ ने अपने जीवन काल में इतना शांतिपूर्ण मतदान कभी देखा होगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब लोग आराम से जा रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं। पुलिस जो है वो अपने जगह पे तैनात है, चुपचाप खड़ी है। जब कोई बवाल है ही नहीं तो पुलिस को कुछ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग जो फर्जी वोटिंग करते थे, जो दबंगई करते थे, जहां इनकी संख्या ज्यादा होती थी उस बूथ को कैप्चर कर लेते थे, बाकी लोग को घुसने नहीं देते थे, ये इस बार नहीं हुआ, इसलिए वोट का परसेंटेज भी घटा है। अखिलेश यादव जी को कहिए इसको एक्सेप्ट करें, ये मत कहें कि शासन कुछ ऐसा कर रहा है। शासन ने आपको गलत करने से रोक दिया, जो मतलब निष्पक्ष रूप से जो होना चाहिए था वो हुआ है। और सब लोग कह रहे थे कि अगर निष्पक्ष वोटिंग हुई तो कमल खिलेगा। ये लोग जब गुंडागर्दी करते हैं और यहाँ पे बूथ कैप्चर करते हैं तो इनके पक्ष में रिजल्ट आता है, जो इस बार इनको करने नहीं दिया गया, बस इसीलिए रो रहे हैं लोग। देखिए, आजमगढ़ में 51% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है और आज धर्मेंद्र यादव ने चुनाव हारने के बाद प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमानों को यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, उनका भविष्य खतरे में है, उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है और बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। तो ये बात अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को अब समझनी होगी। हाँ, तो मैं तो कहता हूं धर्मेंद्र जी भी आके मिल ही जाएं तो उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इनको किनारे लगाने का काम कर दिया है अखिलेश यादव जी की जो चाल है, जो उनका षड्यंत्र है। पहले चाचा पे चला षड्यंत्र, उनका चाचा को किनारे लगाए और अब धर्मेंद्र भैया को भी किनारे लगा दिए। तो मुझे तो लगता है इनको भी आ जाना चाहिए बीजेपी में। ठीक है, एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल। अभी आप उपचुनाव तो जीत गए, लेकिन 2024 में क्या निरहुआ डटल रहेंगे आजमगढ़ में? बिल्कुल डटल रहेंगे और आज ही से डटल रहेंगे। और हम इसी बात के लिए तो लोगों से निवेदन किए थे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो भाग जाता है, हमको चुनिए, ठीक है, अपना सेवक बनाइए, हम आपके बीच में रहेंगे, आपके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, अपनी आंख से देखेंगे, तो उसका निवारण कैसे करना है हम लोग मिलके करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश लाल जी, समय निकालने के लिए, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। जीत के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। शतरंज ओलंपियाड की मशाल लखनऊ पहुंची। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शतरंज ओलंपियाड की मशाल जब लखनऊ पहुंची तब सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप देख सकते हैं तमाम और लोग भी यहां पर मौजूद थे। डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में शरीक हुए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया। आज का दिन अत्यंत गौरव का दिन है, जब शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मशाल रिले को शुभारंभ किया था, आज वह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंची है। 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और।